सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मेरे मुल्क में ये क्या हो रहा है? ज़मीन की मट्टी की खुशबू की बजाय हर सू बारूद की बू आने लगी है। नफरतों के बीच से उठता धुआं सारे मंजर धुंधले कर रहा है। आहों सिसकियाँ हर जगह हर जानिब सुनाई देती हैं। भगदड़ मची हुई है और सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपनी अपनी जान की अमान चाहते हैं, लेकिन अमान है कहाँ? अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊं तो खून में लथपथ लाशें नज़र आते हैं। उन लाशों पर आंसू बहाते अजीज़ो अकारिब रिश्तेदार, उनके आंसू में और मरने वालों की आधी खुली आधी बंद आंखों में एक ही सवाल है, क्यों मारा, किसने मारा और कसूर क्या था? कसूर क्या था? दिलों में एक दर्द है, ऐसा दर्द जो काबिले बयान नहीं है। जब जान से प्यारे बगैर किसी वजह के मार दिए जाएं तो ऐसे में जीना भी और ज़िंदगी भी बोझ बन जाती है, वाकई बोझ बन जाती है। अजब नफ्सा नफसी है, जो मार रहा है उसे नहीं पता कि क्यों मार रहा है, किसे मार रहा है, क्यों मार रहा है। इस कत्लो गारत गरी में, दहशत गर्दी में मेरे वतन में खून के इतने दरिया बहे कि जिनका कोई हिसाब नहीं। वैसे आज जो पेशावर में हुआ, क्या वो क़यामत से कम था? वो क़यामत से कम तो नहीं है। मस्जिद के साथ मौजूद मदरसे में अमन के कातिलों ने उस वक्त खून की होली खेली जब मासूम बेगुनाह जीते जागते फूल से बच्चे खालिक के कायनात की हम्दो सना कर रहे थे, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। पेशावर पुलिस के मुताबिक धमाका टाइम बॉम्ब के ज़रिए किया गया, जबकि धमाका खेज़ मवाद बैग में रख कर मदरसे लाया गया था और वाक़ये की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से धमाका किया गया। अब ये CCTV फुटेज सामने आएगी तो हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, लेकिन जो चले गए क्या वो वापस आएंगे? वो तो वापस नहीं आएंगे, वो तो चले गए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दहशत गर्दों का जो इरादा था ना, वो बड़ी बड़ी तबाही मचाने का था। बिल्कुल उसी तरह की तबाही याद होगा आपको जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में मचाई गई थी, उसी तरह की बड़ी तबाही मचाना चाहते थे दहशतगर्द। क्योंकि जो इतलात हैं उसके मुताबिक मदरसे में तकरीबन 1200 के करीब लोग मौजूद थे और दहशतगर्दों ने सानेहा पेशावर दोहराने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का करम है कि बड़ी तबाही से बच गए। जानी नुकसान हुआ जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बड़ी तबाही से बचा ली। अब मुल्क में हालिया चंद दिनों में दहशतगर्द हम कह सकते हैं कि फिर से सरगर्म हो गए हैं। आपको याद है बलूचिस्तान में, वज़ीरिस्तान में और पेशावर में दहशतगर्दी की आग फिर भड़कने लगी है। एक तरफ अपोजिशन सियासत में आग लगा रही है, दूसरी जानिब दहशतगर्द अमन अमान को जलाकर राख करने के दर पे हैं। अब पाकिस्तान में इस अदम इस्तेहकाम की साजिश के पीछे तमाम लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कौन है साजिश के पीछे, कौन है? इसका क्या जवाब है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान का अमन किसकी आंख में खटकता है। कौन है जो BLA की सरपरस्ती कर रहा है? कौन है जो TTP को फंडिंग करता है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मोदी का भारत, जिसके काले करतूतों की गवाही अब आलमी मीडिया भी दे रहा है। ये सच है कि भारत ने क़याम पाकिस्तान को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। भारत को पाकिस्तान का वजूद अपने लिए शुरू दिन से खतरा लगता है। मोदी सरकार के हवासों में पाकिस्तान और पाक फौज ही सवार है। उसको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त पाकिस्तान का बुखार चढ़ा रहता है। होना तो ये चाहिए था कि भारत चीन के हाथों लद्दाख में होने वाली जिल्लत से रुसवाई से सबक सीखता और अच्छा मुल्क, अच्छा हमसाया बनने की कोशिश करता। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी ही रहती है। सच ही कहते हैं, सच कहते हैं, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। मोदी पर जंगी जुनूनियत का जो भूत सवार हुआ है वो इसे चैन नहीं लेने देता। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, इंतहा पसंदी की सरपरस्ती, हिंदुत्वा की दहशतगर्दी और सबसे बढ़कर कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा। क्या क्या गिनवाऊं? इनके सारे करतूत इतने काले हैं कि कालक और स्याही, इस तरह के अल्फाज इसके लिए बहुत छोटे हैं। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर 2020 है।
27 अक्टूबर वो स्याह दिन है जब भारत ने कश्मीर का नूर छीनकर उसमें अपनी जुल्मत के रंग भर दिए थे। जन्नत नज़ीर वादी, जन्नत नज़ीर वादी, ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसे जन्नत नज़ीर वादी। इस जन्नत नज़ीर वादी को जहन्नुम की तस्वीर बना दिया। वादी कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्ज़े के आज 73 बरस मुकम्मल हो गए हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत वादी की दीगर तंजीमों ने आज मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी और घरों पर स्याह परचम भी लहराए जा रहे हैं। ये स्याह परचम भारत के मुंह पर कालक मल रहे हैं, अगर भारत महसूस करे। अच्छा नाज़रीन, मैं मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियों पर बात करूं इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानी का मकसद होता है कि कहानी से जो नतीजा आप सीखते क्या हैं, कहानी का जो नतीजा होता है वो आपको सिखाता क्या है। कहानी ज़रा गौर से सुनिएगा। इस कहानी का ताल्लुक कश्मीर के ना ख़त्म होने वाले जज्बे से है। स्कॉटलैंड का बादशाह किंग ब्रूस अंग्रेज़ फ़ौजों की जारहियत को चैलेंज करने के लिए मैदान में था। उसने 6 बार शिकस्त खाने के बाद वो मायूस हो गया और किले की एक जानिब दरख्तों में छुपी हुई गार के अंदर उसने पनाह ले ली। वहाँ उसने एक मकड़ी को देखा जो दीवार पर जाल बुनने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। एक मकड़ी, सोचें ज़रा, मकड़ी को देखा, वो बार बार कोशिश कर रही जाल बुनने के लिए, लेकिन नीचे गिर जाती थी, फिर कोशिश करती, फिर गिर जाती, फिर कोशिश करती, फिर गिर जाती। मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत हारे बगैर अपनी कोशिश जारी रखी। और फिर होना क्या था, जब आप हिम्मत नहीं हारते तो फिर कामयाबी तो मिलेगी आपको। बिलाखिर मकड़ी को कामयाबी मिली, दीवार के ऊपर पहुंचने में वो कामयाब हो गई। ब्रूस ये देख रहा था और हैरान भी हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तो खुद मायूसी की कैफियत में था। उसने जब मकड़ी को देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि अपनी जान बचाने के लिए गार में छुपकर बैठ जाने से बेहतर है कि मैदान में निकलकर दोबारा कोशिश की जाए और बार बार कोशिश की जाए, मकड़ी की तरह जिद्दोजहद की जाए। रूस ने अपनी बिखरी हुई फौज के साथियों को जमा किया और अंग्रेजों के खिलाफ फातेह कुन जंग लड़कर अपनी सल्तनत को वापस ले लिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे साथ मिलकर बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस तरह किंग ब्रूस ने अपनी खोई हुई सल्तनत, अपनी हिम्मत और अपने हौसले की बदौलत और बार बार कोशिश करके हासिल की, ठीक उसी तरह कश्मीरी 73 बरस से अंत तक जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो जज्बा ईमानी से सरशार हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे, इंशाल्लाह। हबीब जालिब कहते हैं, हर फूल है फरियादी आंखों में लिए शबनम, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। और इंशाल्लाह ये जज्बे, ये शहादतें, ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, रंग लाएंगी और कश्मीर की वादी में सब्ज़ हिलाली परचम लहरा कर रहेगा। मेरे साथ दोबारा बोलिए, इंशाल्लाह। और नरेंद्र मोदी, तुम ज़रा गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। तुमने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी, लेकिन आज़ादी की तड़प तो और बढ़ गई। आज़ादी की तड़प तो तुम ख़त्म कर नहीं सके। कश्मीरियों को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उनका जज्बा कैसे लॉकडाउन करोगे नरेंद्र मोदी? उनका जज्बा लॉकडाउन नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तुम्हारे मुंह पे स्याही है, ये काले है ये कि उनका जज्बा मजीद बढ़ गया। जितना जुल्म तुम कर सकते थे तुमने कर लिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, जिसे तुम रोक नहीं सकते। और नाज़रीन, आपको मैं हकीकत बताऊं, यही जो खौफ है, इंसानी नफ्सियात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो खौफ है ना कि एक दिन आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, ये खौफ मोदी के सर पर सवार और मोदी को सोने नहीं देता। इसको हकीकत का पता है कि ये तो होना है, और यही खौफ इस मोदी को सोने नहीं देता, बल्कि पूरे भारत को सोने नहीं देता। और इस खौफ को दबाने के लिए भारत पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिशों में लगा हुआ है, बल्कि साजिशों में लगा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब से कश्मीर का सफ़ीर बनकर उसका मुकदमा लड़ने का ऐलान किया, तब से भारत बुखलाहट का शिकार नज़र आ रहा है। ऐसा ही है ना? ये ज़रा खान साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अच्छा, इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो कश्मीर का मुकदमा बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आप कंपैरिजन करके देख लें, सबको समझ आ जाएगा कि इमरान खान साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जो बहादुरी से, बड़ी कमिटमेंट से ये मुकदमा लड़ रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म के कश्मीर पर जो तारीखी खिताब है, याद करें, उससे तो भारत को साम सूंघ गया था और उसने आर्टिकल 370 का नफाज करके कश्मीर की इनफरादी हैसियत को ख़त्म कर दिया और ज़बरदस्ती उसको भारत में शामिल कर दिया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये इख्तियार मिलना था कि वो अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में रहें या फिर पाकिस्तान में, यानी उनकी मर्जी का इख्तियार उनके पास था, वो अपनी मर्जी बताएं। लेकिन 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर पर कब्जा करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वाकई, जिसको कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाई हैं। अब इमरान खान कश्मीर की सूरत हाल पर यकीनी तौर पर बेचैन है और वो हर सतह पर कश्मीर का मामला हाईलाइट कर रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऐसे में कार जारहियत पर उतरी हुई है, जबकि वज़ीर आज़म बार बार भारत और मोदी को एक ही पैगाम देते हैं और क्या है? अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम। वज़ीर आज़म ने आज भी प्यार की बात की, अमन की बात की, लेकिन भारत को चीज़ समझ नहीं आती। ये खान साहब का अगला क्लिप चलाइएगा टीम। ये सुना आपने खान साहब को। कश्मीरी अवाम की इस वक्त अपनी कोई पहचान नहीं है, उनको किसी किस्म की शहरियत हासिल नहीं है। 73 बरसों में अब तक यही तय नहीं हो सका कि कश्मीरियों की अपनी अलग शनाख्त है। वो भारत के शहरी कहलाना अपनी तौहीन समझते हैं, सबको पता है। आज कश्मीरियों पर ज़िंदगी बाकायदा तंग है, इसी को कहते हैं ना ज़िंदगी तंग होना। भारत की दरिंदा सिर्फ जो फ़ौज है वो कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े चले जा रही है, कश्मीरियों को शहीद कर रही है। गुजरात का कसाब मुसलमानों के खून के साथ होली खेलने का शौक़ रखता है, उसको ये नहीं पता कि कश्मीर में जो नफरत की आग जलाई वो अब भड़क रही है और अनकरीब ये आग मकबूजा कश्मीर से फैलते हुए पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लेगी। भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक पर काबू पाने में कैसे हम कह सकते हैं कि नाकाम हो गया, और ऐसे में वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके खुद को क्या कहते हैं तिफल तसलियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीत डोवल का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अजीत डोवल ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं। अब ज़रा गौर से सुनने का क्या कहता है कि उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं और वो अब वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे। और अब ये गीदड़ नुमा शख्स क्या कह रहा है कि हम भारत के अंदर भी जंग करेंगे और पाकिस्तान से बाहर भी। अब अजीत ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, यानी भारत के अंदर भी जंग करेंगे और ये बाहर भी जंग करेंगे। और बाहर से क्या इनका मतलब है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं नाजरीन। ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में और भारत में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अब ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और दूसरा, बाहर लड़ने की जो इसने बात की है कि नहीं तौर पे इसका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। तो आज मैं इसको कहना चाहूँगी, गौर से सुन लो तुम, कि सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना, अगर तुमने पाकिस्तान या बलूचिस्तान को मैली आंखों से देखा भी तो पाकिस्तान की बहादुर फौज तुम्हारी आंखें फोड़ देगी, आंखें निकाल के बाहर फेंक देगी। ये सिर्फ धमकी नहीं है। 27 फरवरी याद है ना, भूला तो नहीं है? 27 फरवरी को इसका एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान तुम लोगों को दिखा चुका है। हम बात नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हम खाते हैं। और सच्ची बात बताऊं, सच तो कड़वा भी होता है और मिर्चें भी बड़ी लगेंगी इनको सुनकर। सच ये है कि ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, डरपोक हैंगे, मैदान में तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए साजिशें करते हो, दहशतगर्दी करते हो। ये अजीत समेत रॉ, RSS, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले से ही, बल्कि बहुत पहले से भांप ली थी। ये क्लिप देखिए और समझिए क्या कह रहे हैं। नाज़रीन के इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि भारत हमला कर सकता है, और अब भी वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ा बयान में इस खदशे का इजहार किया कि भारत अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और अजीत डोवल के पाकिस्तान पर हमले की खुल्लम खुल्ला धमकियों का पस मंज़र देखें अगर आप, तो इमरान खान ये बता रहे हैं कि भारत अभिनंदन की तरह दोबारा जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भारत के निशाने पर हो सकते हैं। भारत को CPAC से खतरा है, सबको पता है, और भारत गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देता है। भारत ने 2018 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत साजिशें की, इसमें आसिम बाजवा समेत उनकी साख की जो साख को मुतासर करने की भी साजिश इन्होंने की, और ताकि CPAC की जो तरक्की है इसके अमल को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बाकायदा मुलव्विस रहा, किसी तरह की जो भी बात नहीं है। मोहित यूसुफ साहब ने भी इस बात का खुलकर इजहार किया था। क्या कहना था उनका, ज़रा क्लिप देखिएगा। आपने देखा कि मोहित यूसुफ क्या कह रहे हैं कि भारत सानेहा APS में भी मुलव्विस रहा है, भारत रॉ को पाकिस्तान में सरगर्म करके उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसकी वजह पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर एक मजबूत मौक़िफ़ और पाकिस्तान की तरक्की है। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे। भारत की कोशिश है
कि वो कश्मीर में आज़ादी की जिदोजहद को कर रखते रहे और वो कश्मीर में खून की होली खेलता रहे और वो हर वो आवाज़ दबाना चाहता है जो कश्मीर के लिए बोलती है। बाबर कादरी याद है आपको नाजरीन? ये ज़रा क्लिप दिखाइएगा, मैं बताती हूँ फिर। जो जालिम के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, ऐसे शख्स को तो माशरे को सैल्यूट करना चाहिए मेरे मुताबिक। लेकिन जहां आ जाए बात भारत की, वहां ये कैसे मुमकिन है कि हक की आवाज़ को दबा ना दिया जाए। भारत जो खुद को क्या कहता है, सेकुलर स्टेट, सेकुलर इंडिया कहता नहीं थकता है, लेकिन इस बड़े से हिंदुस्तान का दिल और दिमाग बहुत छोटा है। यहाँ जो हक कहता है, भारत में जो हक कहता है, उसका खून बहा दिया जाता है। यहाँ सच हजम नहीं होता क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल शख्स है और उसकी सोच बहुत नीची। बुरहान वानी हो या फिर रियाज नाइक हो, जो भारतीय फौज के जबर के आगे, जुल्म के आगे खौफजदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस जुल्म के खिलाफ जहाद किया। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक समत का तयन कर दिया। मोदी सरकार ये समझ बैठी थी कि वो बुरहान वानी को खामोश करवाने के बाद कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबा देगी, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि रियाज नाइको में भी बुरहान वानी को लोगों ने बोलते देखा और सुना। ऐसे में भारतीय सरकार क्या करती, वो क्लाट का शिकार और होना भी बनता था। वो ये बात अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि अब मजलूम कश्मीरी मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अब लड़ मर जाएंगे, लेकिन आज़ादी तो हासिल करके रहेंगे। तो ऐसे में भारतीय फौज ने जुल्म, सितम, बर्बरियत में इजाफा कर दिया और उधर से कश्मीरियों के हौसले भी बढ़ते चले गए। हौसले नहीं कम हुए, कश्मीरी मुजाहिद रियाज नाइको को भी शहीद कर दिया गया। अब गलतफहमी क्या थी? गलतफहमी ये थी कि रियाज नाइको को भी खामोश कराने के बाद कश्मीर में आज़ादी की तहरीक, इनको लगता था कि शायद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सकता था और ना हुआ। भारत चाहे जितने भी बुरहान वानी शहीद कर दे, जितने भी रियाज नाइक को शहीद कर दे, कश्मीर में जो आग भारत की रियासती मशीनरी की जानिब से लगाई गई है, उसको कश्मीरी अब खुद बुझाएंगे। भारत में एक और मुजाहिद जो अपने अल्फाज की गोलाबारी से मोदी और भारतीय मीडिया को आईना दिखाता था, उसको भारतीय फौज ने शहीद किया। मैं बात कर रही हूँ बाबर कादरी की, जो कि श्रीनगर के मुमताज़ कानूनदान थे। भारत के हर चैनल पर कश्मीर का मुकदमा निडर होकर बहादुरों के लड़ते थे और शायद ये उनका कसूर था, यही उनका जुर्म था, जिसकी पादाश में भारतीय फौज ने उनको अब्दी नींद सुला दिया। बाबर कादरी ने खुलेआम हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने भारत के कठपुतली मीडिया पर बैठकर उसको और मोदी को नंगा किया, इसलिए उस बहादुर कश्मीरी सपूत को अब्दी नींद सुला दिया गया। भारत जितने भी आज़ादी की जंग लड़ने वाले जो बहादुर सिपाही हैं, उनको शहीद कर ले, आज़ादी की जो जिद्दोजहद है ये अपने अंजाम को पहुंचेगी। ठीक जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था, स्कॉटलैंड के बादशाह की कहानी, जिस तरह उसने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी सल्तनत वापस हासिल की थी, ठीक उसी तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान बनकर रहेगा, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और तुम्हारे मिटने का वक्त नरेंद्र मोदी और कश्मीरियों के उभरने का वक्त अब आ पहुंचा है, क्योंकि अब और जुल्म नहीं चल सकता और ना ही ऐसे चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं, उन्होंने एक बार फिर ख़तरे की घंटी बजा दी। इन वाक़यात ने पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और तेज़ी से बेहतर होते हालात ने मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को हम कह सकते हैं कि बेचैन कर दिए, परेशान कर दिए। कुछ रोज़ पहले नेक्टा के जारी करदा अलर्ट में कोयटा और पेशावर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का बाकायदा खदशा भी जाहिर किया गया था और हुकूमत ने PDM को जल्द से मुलतवी करने का भी कहा था, आपको याद होगा। और अपोजिशन ने यह मुतालबा तस्लीम नहीं किया और जलसे के दिन कोयटा के नवाही इलाके में बम धमाका हुआ। दहशतगर्द किसी बड़ी तकरीबकारी में नाकाम रहे। अब आज पेशावर में ऐसी एक बुज़दिलाना कार्रवाई में दुश्मनों ने एक मदरसे से मुतसिल मस्जिद को निशाना बनाया। अब एक रोज़ पहले भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने आपको बताया कि अपने बयान में बाकायदा धमकी दी। और क्या कहना था उनका कि भारत अब ना सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि अपने लिए ख़तरा बनने वाले दूसरे ममालिक में भी कार्रवाई करेगा। और भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर हैं रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, उनका भी बयान काबिल ज़िक्र है। मौसूफ ने कुछ रोज़ पहले भारत को पाकिस्तान में मजहबी फ़िरका वारियत को हवा देने और इसका फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। अब इस मंसूबे का तखमीना भी मौसूफ की जानिब से 3 से 5 करोड़ लगाया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस सारे मंजरनामे के साथ अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में होने वाले खिताबात को सुन लीजिए,
गौर से सुन लीजिए, जहां बलूचिस्तान के लापता अफराद के इंतहाई संजीदा मामले पर मरियम नवाज समेत दीगर जो क़यादत है उसने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, और वहीं बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत की भी बात की गई है। क्या ये कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती नज़र नहीं आ रही? हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इत्तफाक हो सकता है, ये इत्तफाक नहीं है। क्या पीडीएम जलसे में होने वाले मुतालिबात के पीछे हम कह सकते हैं कि भारत ही छुपा हुआ है? इस बारे में बात करने के लिए, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपने जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि अजीत डोवल का बयान, बाकायदा धमकियां लगाई जा रही हैं, फिर जिनका रिटायर्ड एक मेजर है गौरव आर्या, उसका भी बयान आपने सुना। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, फिर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, और साथ ही पीडीएम जलसे में जो जनरल साहब ज़बान बोली गई है वही ज़बान भारत से सुनने को मिलती है। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वही ज़बान भारत बोले और वही इस जलसे में आके लोग बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये कहना कि हमारे ये लीडर जिन्होंने तकरीरें की ये भारत से मिले हुए हैं, ये भारत के साथ या इजराइल के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वो इनको काम पे लगा रहे हैं, उस बहस में पढ़ने के बगैर आप यूं देख लें कि जो काम भारत करना चाहता है अगर वो आप खुद करके दे रहे हैं तो फिर आप मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए इसका तो फिर कोई बहस नहीं है उसको। असल चीज तो ये हो गई कि वो काम जो उसने करवाना था वो आपने कर दिया, आप उसके आलाकार बन गए। अब आपको कोई गद्दार कहे ना कहे, मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। मुझे तो ये पता है कि आपने अपने मुल्क की खिदमत नहीं की, अपने मुल्क के दुश्मन की खिदमत की, क्योंकि वो ये चाह रहा था, आपने कर दिया। यानी दुश्मन की ज़बान अगर आप बोले या आप दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें तो फिर लम्हा फिक्री है। जरा सॉरी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ क्योंकि आईजी केपी की हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बासी साहब। बहुत शुक्रिया बासी साहब ज्वाइन करने के लिए। आइए, जो अफसोसनाक वाक़या पेश है पेशावर धमाके के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ तफसीलात जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जो सामने आई अब तक। इतना ही शेयर कर सकता हूँ कि ये जो रिपोर्ट बड़ी है कि 5 से 6 किलोग्राम था एक्सप्लोसिव, और वो टोटल डेट जो कैजुअल्टीज हुई है वो 7 है, और ये रिपोर्ट है अस्पताल की जी, और बाकी तफ्तीश फॉरेंसिक नमूने से चल रही है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। जनरल साहब, आप बात कर रहे थे जी भारत से कि उनकी ज़बान जो है भारत की ज़बान बोलते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं अगर लापता अफराद की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी इस तरह अफराद लापता होते थे, तो मरियम नवाज साहिबा को तब ख्याल कभी नहीं आया था जब इनके वालिद मोहतरम यहाँ पे बल्कि बादशाह सलामत की तरह हुकूमत करते थे। अब ये क्या एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं? कार्ड नहीं, ये इतने झूठे और इतने खुदगर्ज लोग हैं कि अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव लगाते हुए इनको कतन कोई शर्म नहीं आती, कोई कबाहत नहीं महसूस करते, कोई बुरा नहीं समझते। मिसिंग पर्सन का किस्सा जो है ये बड़ा सेंसिटिव है जी। और आप देखिए कि आपको इंटरनेशनली ये फेस करना पड़ जाता है जब आप ही के लोग इस तरह के नारे लगाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और ये मिसिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ये आपके ऊपर इल्जाम तराशी करके आपको जलीलो ख्वार करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इनको ये कोई पूछे कि जब आपके अपने अदारे आपको बताते हैं कि हमारे पास कोई मिसिंग पर्सन नहीं है तो आपको अपने अदारे की बात माननी चाहिए या आपको अपने दुश्मनों की बात सुननी चाहिए? इनका फर्ज ये है कि जब आप इनका अदारा कह रहा है जिसको इन्होंने सिक्योरिटी पे लगाया है वो आपको बता रहा है कि हमारे पास कोई नहीं, तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि अदारों में नहीं है, हमारे पास नहीं है ये सिक्योरिटी कोई भी मिसिंग पर्सन। दूसरी बात यह है कि अगर अदारों के पास हो तो किस लिए आज दिन तक ISI ने या किसी अदारे ने किसी से तावान मांगा है कि आपका बंदा तब वापस होगा आप तावान दें? ये जो कुछ भी कभी कोई अगर कोई उठाया जाता है तो वो तफ्तीश के लिए उठाया जाता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों के तहत उठाया जाता है और फिर उसको सजा दी जाती है। इतने तालिबान जिनको सजाए मौत वगैरह ये मिलिट्री कोर्ट से हुई वो उठाए गए थे। एक तो ये चीज समझनी। दूसरा, बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं। अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं बलोच सेपरेटिस्ट, अफगानिस्तान से हटके तो ईरान की सरहद पे बैठे हुए हैं, कई हमले हो चुके हैं ग्वादर साइड पे।
मरियम से ये पूछना चाहिए था कि ये जितने वहां पहाड़ों में गए हुए हैं, ये अपने घरों से मिसिंग नहीं है, ये कौन है, किधर से आ गई है। इन लोगों के घरों में जाके पूछो भाई तुम्हारे मिसिंग किधर है। मिसिंग पर्सन ये हैं। अगर किसी के घर में नहीं पता तो वो अलग बात है, या कोई घर से एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज को कि भाई उधर तो चले गए, मिलिटेंट बन गया और इधर सरकार को भी बदनाम करना शुरू कर दिया, मुल्क को भी बदनाम करना शुरू कर दिया। दोहरा काम हो गया कि आपकी औलाद जाके लड़ रही है, पहाड़ों में बैठी है या उधर अफगानिस्तान में बैठी है, और आपको उन्होंने काम दिया कि हमें मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करके शोर मचाते जाओ ताकि हमारा मकसद पूरा हो, इनके ऊपर बाहर से प्रेशर आए। ये उसके आलाकार हैं जी। मरियम ने जो हरकत की है, मैं उससे कभी भी सच्चाई और किसी अच्छी खैरखाई वाली बात की तवक्को नहीं करता। जो ये मियां साहब की बच्ची है, बेटी है, मियां साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए दीदा दलेरी से जाली कागजात जमा कराए, कौम के साथ सैकड़ों के हिसाब से झूठ बोले, खाना काबा में बैठ के कहा कि जनाब मैंने मुशर्रफ से कोई भी मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। तो मैं उनसे किसी से, उनके बच्चों से किसी से सच्चाई की तवक्को नहीं करता, और मरियम ने बोला भी नहीं कभी सच। जी। और ये भी मैं कभी नहीं जी। ये भी मैं तवक्को नहीं करता कि कभी वो ऐसी बात करेगी जिससे खैरखाई होगी। ठीक है। असल किस्सा क्या है? असल किस्सा ये था कि ये खामोश थे, मियां साहब भी ठीक थे, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवानी थी, उसके लिए बड़े सरगर्म थे, सारे वोट दिलवाए, सब कुछ किया। जैसे ही बाजवा साहब ने कहा जी ये मुझसे एनआरओ में करवाना चाहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये फट पड़े। अब बाजवा साहब भी बुरे हो गए। अच्छा, यही सवाल जनरल साहब कि जब उनकी एक्सटेंशन के लिए आप वोट दे रहे हैं तो तब बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं आपकी नजर में, जब आपको एनआरओ ना मिले, आपकी बात ना सुनी जाए तो वही बाजवा साहब बुरे हो गए। इतना ही आपको इतराज था जो आज आप रो रो के चीख चीख के बता रहे हैं कि इन्होंने, बाजवा साहब आज जवाब दे हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो यार तुफ़ है आप लोगों के ऊपर, फिर क्यों दिया उनको एक्सटेंशन के लिए? एग्जैक्टली। आप कहते हैं कि जनाब हम नहीं दे सकते, इस आदमी ने ये किया, अपने कॉल और फेल में तजाद है, ये जो कहते हैं, इन जो करते हैं, बिल्कुल तजाद है। क्लियर जी। तजाद जैसा, ये जमीन आसमान का तजाद है, बिल्कुल ऐसा ही। एक झूठ का पलंदा है, एक झूठ का पलंदा है, दूसरा आप चले जाए तो वो दूसरी एक सरहद पार की हुई है उसने, जहां आप दाव पे लगा के बैठे हैं मुल्क की सलामती को। अच्छा, मुल्क की सलामती से मुझे याद है, अब खेल ठीक है जनरल साहब, ये भारत की जो दुश्मनी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान की कामयाबी भारत को कभी बर्दाश्त नहीं होती है, भारत हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म भी अफगानिस्तान से भारत की मुदाखलत की बात कर चुके हैं। अब ऐसे में पूरे हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है, वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज भी भारत के साथ अमन कायम करने के लिए तैयार हूँ, अमन के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये बेमौका की, बेवक्त की बात है। वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, जो मुल्क आपके साथ क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता उससे अमन क्या मांग रहे हैं? अमन अकेली साइड कोई एक तरफा होता है? नहीं, अमन तो एक दो तरफा अमल है। बिल्कुल, दोस्ती दो तरफा अमल है। जरूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि आप कश्मीरियों को दुख दें, अमन की कहानियां सुना के, इस वक्त उनको रीअश्योर करने की जरूरत है। इस वक्त कश्मीरियों को बताने की जरूरत है कि ये आपकी जमीन पे काबूज होना चाह रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका कल्चर, आपका दीन, हर चीज दांव पे लगाई हुई है, ये आपसे ये लेना चाहते हैं, तो आपके साथ हैं हम खड़े। अमन ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इसलिए नहीं। मेरी तो क्लियर इस बारे में एक राय है कि भारत से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर दोस्ती हो सकती तो पाकिस्तान का वजूद अमल में आता ही ना। दो कौमी नजरिया क्या है, बिल्कुल उनकी सोच डिफरेंट है। और कायदे आज़म की आप देखें कि विजन को आप सलाम करें, दूरअंदेशी को सलाम पेश करें कि इतने साल पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना परख चुके थे हालात को कि आइंदा आने वाले सालों में सब कुछ होगा, और वही सब कुछ भारत में हो रहा है। कोई महफूज नहीं है वहां पे, कोई माइनॉरिटी महफूज नहीं है। मुसलमान वहां पे कितना सफर कर रहे हैं। ये एक दूसरा किस्सा है। इस किस्से को अगर आप खोलें तो ये है कि जो आज 21-22 करोड़ मुसलमान हैं जी भारत में बैठे हुए, हाँ, उनका भी हल यही है। आज वो पिस रहे, हम तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अपनी जगह पे आजाद बैठे हैं। ये सबक उनके लिए है कि जो कायद ने जो उस वक्त सोचा और हमारी नस्लों को सवार गए वो, ये आज उन्होंने अगर अपनी नस्लों को देखना है कि वो बर्बाद और ज़िल्लो ख़ार ना हो हिंदू के हाथों, तो उनको भी वहां पे एक अलग वतन चाहिए। बिल्कुल चाहिए, जो उन्होंने जद्दोजहद करनी है। जो बात हम कर रहे हैं आज यहाँ पे अपने बारे में, वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है जी। वो ये है कि भारत अगर आज हमारे साथ तनाज़ात अपने तय कर ले, ये बैठ के खुलूस से नीयत से,
जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके तहत तय कर ले, तो आपके हमसाया मुल्क की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे माशी ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात बन सकते हैं। आप अलहदा मुल्क हैं, हम अलहदा मुल्क हैं, लेकिन जिस तरह हम और मुल्कों के साथ तजारत करते हैं, आपके साथ हो सकती है। ठीक। आप सेंट्रल एशिया का रास्ता मांगते हैं, हम आपको रास्ता दे सकते हैं, क्योंकि जब आपकी दुश्मनी नहीं रही। ठीक है जनरल साहब, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक पे जाना। आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी, 20 सेकंड्स जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये इसलिए आप ताल्लुकात की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो बुनियाद है सारी फसाद की, वो कश्मीर का मसला है जिसको हल करना है। अगर भारत उसमें खुलूस नीयत से आगे नहीं बढ़ता तो फिर किस बात की दोस्ती है, किस बात का अमन? ठीक है जी। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मौजूद थे। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेरे साथ हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मौजूद हैं सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का मामला नाज़रीन कहां तक पहुंचा? वीडियो स्कैंडल के अहम मुल्जिम के बड़े इंकशाफात भी सामने आए हैं। मजीद कहानी जानेंगे सदीक जान से। सदीक, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसल शाहीन हैं जो कि शरीक मुल्जिम थे, जिनको नामजद किया गया था इस वीडियो स्कैंडल केस में। और इनका किरदार ये था कि ये वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे जब जज अरशद मलिक की नासिर भट्ट से मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इनको जो है वो मिसगाइड किया गया, इनको धोखा दिया गया और इनको ये कहा गया था कि एक बिज़नेस मीटिंग है और बिज़नेस मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं और आपने उस बिज़नेस मीटिंग की रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या खेल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है। ना उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान ने मियाँ रज़ा के ज़रिए जज अरशद मलिक की एक नाजेबा वीडियो जो है वो 20 साल पहले की जो बनी हुई थी वो खरीद कर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल कर ये मुलाकातें की जा रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस केस में दोहरे मेयारात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस केस में जो और किरदार थे, जिसमें मरियम सफदर शामिल थी, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल थे, वो लोग जिन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें लाए थे, उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो ये कहते हैं कि इस केस में बाकी तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फैसल शाहीन जो है वो अभी तक जेल में है। इस मामले में मैं आपको इसके ट्रायल की सूरत हाल बताता चलूँ कि अभी तक इसका प्रॉपर ट्रायल शुरू नहीं हो सका और उसकी वजह यह है कि इसमें जो मरकजी मुल्ज़िम है वो है नासिर भट्ट। नासिर भट्ट को आप सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द तो आप देखते हैं जब वो लंदन में मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो उनके साथ नासिर भट्ट मौजूद होते हैं, लेकिन नासिर भट्ट पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान वापस आकर ट्रायल फेस नहीं करना चाहते, पाकिस्तान आकर और वो सारा बयान नहीं देना चाहते जो वो वहाँ से बैठकर और यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने पहले जब ये वीडियो जिससे खरीदी थी उसके साथ भी इन्होंने 2 नंबरी की थी मियां तारिक के साथ, और वो 2 नंबरी इन्होंने ये की थी कि उसको जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया, जो गाड़ी दी गई वो भी 2 नंबर थी। और इसी तरह से इसमें एक के बाद एक जो किरदार सामने आ रहा है, यही चीज़ सामने आ रही है कि ये प्री प्लान था शरीफ खानदान की जानिब से, मरियम सफदर की जानिब से और उनके जो फ्रंट मैन है नासिर भट्ट उनकी जानिब से, और इस मामले में बहुत सारे जो किरदार हैं उनको इस्तेमाल किया गया। और जब इनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जब फैसला दिया था, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको ये कहा था कि आप उन तमाम जो किरदार हैं उन किरदारों को सामने लाएं कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था, वीडियो रखी कहाँ पे गई, वीडियो एडिट किसने की, वीडियो एडिट कहाँ की गई। ये तमाम चीज़ें जब तक पेश नहीं की जाएंगी तब तक ये वीडियोज़ नवाज शरीफ के केस में किसी तरह भी उनकी मदद नहीं कर सकती। अब तो मामला एक और तरफ जा रहा है और वो ये है कि जब 24 नवंबर को जो आखिरी डेडलाइन है, जो इश्तिहार जारी किया गया था, अगर 24 नवंबर तक सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके बाद बड़ा सवाल जो है वो अदालत के सामने आएगा कि आया उनको इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी जो अपीलें हैं वो मेरिट पर सुननी है या नहीं सुननी, या बगैर सुने उनकी अपीलें जो हैं वो मुस्तरद कर दी जाएँ। ये एक अहम मरला होगा, लेकिन अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में ट्रायल शुरू नहीं हो सका और इसमें जो मेन जो मुल्ज़मान थे जिनको नामजद किया गया था, जो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उनसे कोई उस तरह से तहकीकात नहीं की गई। सवालनामे भेजे गए थे, अज़मा बुखारी को भी बुलाया गया था, परवेज़ रशीद को भी बुलाया गया था, सवालनामे भेजे गए, कुछ को बुलाकर उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। और अब देखते हैं कि कब
ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मामला था कि किस तरह से जो है वो ये सारा शर्मनाक खेल खेला गया कि किस तरह से पहले एक जज की नाजेबा वीडियो खरीदी गई, वो उस वीडियो को दिखाकर और उसको मजबूर किया गया कि तुम आकर सजा याफ्ता मुजरिम को जिसको तुम सजा सुना रहे हो उसी को आकर मिलो, और फिर जिस तरह से उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मेयार तय कर दिया है कि अगर इसमें ये कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इनको उन तमाम किरदारों को पेश करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि ये वो लोग हैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले थे, उनको आगे गवाही देनी पड़ेगी, एडिटिंग करने वाले को गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इसको सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया शरीफ खानदान ने, और उसके बाद शहबाज शरीफ को जब सवालनामा भेजा FIA ने तो शहबाज शरीफ भी मुकर गए, कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी भतीजी से पूछें। मरियम से पूछा गया तो मरियम ने कहा नासिर भट्ट से पूछें, और नासिर भट्ट पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं और वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। फैसल शाहीन को जमानत मिलती है नहीं मिलती, लेकिन फैसल शाहीन ने यह बता दिया है कि उनको नासिर भट्ट ने मिसगाइड किया, उनको धोखा दिया और धोखे के साथ उनको इस्तेमाल किया और उनसे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अच्छा सदीक, अब इसमें एक सवाल पैदा ये होता है कि इनके शर से कोई महफूज नहीं है। आप देख लें कि फ़ौज को गालम गलोच करने पर ही आ जाते हैं, अदलिया का एहतराम ये नहीं करते हैं, ज़बानी कलामी करते हैं। प्रैक्टिकली जो हालात हैं आपके सामने, यानी एक जज इनके शर से महफूज नहीं, इनकी शैतानी हरकत से महफूज नहीं है, इनकी साजिशों से धोखा दही से कोई महफूज नहीं है। तो ऐसे में ये लोग कैसे समझते हैं कि अवाम अभी भी समझेंगे कि ये अवाम के हमदर्द हैं, अवाम के साथ मुखलिस हैं, अवाम के साथ बहुत प्योर हैं, अवाम के साथ बहुत लॉयल हैं, मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं? कैसे समझते हैं ये? इन्होंने तो अपना इमेज खराब किया इन तमाम हरकत। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। इनका अगर आप माजी उठाकर देखें, क्लैबरी फोन देख लें, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो गलत बयानी की गई, जो पार्लियामेंट में कहा गया जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, जिस तरह से इनके बच्चों ने आगे TV इंटरव्यूज़ में बातें की, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया, फिर उन्होंने जो अपना जो अकामा छुपाया हुआ था, अपने बेटे के कंपनी में जो मुलाजमत कर रहे थे, जो तनख्वाह छुपाई हुई थी, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार लिखा झूठे हैं, बददियानत हैं। फिर उसके अलावा आप पॉलिटिकली भी देख लें, आप नवाज शरीफ की जो है वो तकरीर उठाकर देखें, वो कहते थे कि मैं कैसे आसिफ अली जरदारी के साथ जाकर हाथ मिला लूं जिसका खानदान पाकिस्तान तोड़ने वाला है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। हाँ। और आसिफ अली जरदारी क्या कहते थे? वो कहते थे नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, ये इस पंजाब को और इंडियन पंजाब को एक करना चाहते हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। और जरदारी साहब कहते थे कि अगर मैंने इस नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी मुझे माफ नहीं करेंगी, और अल्लाह वो वक्त ना लाए कि मैं इस बंदे के साथ हाथ मिलाऊं। और इनके साथ तो जन्नत में भी नहीं जाया जा सकता। इतनी बड़े-बड़े बातें और इतने बड़े-बड़े जुमले कह दिए जाते थे कि अब आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि कहां गए वो जुमले, कहां गई वो बातें। जी बिल्कुल। और शहबाज शरीफ कहा करते थे कि लाहौर, लाड़काना और कसूर की सड़कों पर आसिफ अली जरदारी को ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आप देखें लोग कैसे इनके बयानी पे एतबार करें। जिस शख्स के बारे में अदालतें लिख चुकी हों कि वो झूठा है, बददियानत है, जिसके सियासी बयानात हमारे सामने हो कि वो पहले क्या कहता रहा और अब क्या कह रहा है, पहले वो किसका क्या मौकफ था, अब उसका क्या मौकफ है। यही वजह है कि अवाम इनका चेहरा जानते हैं, अवाम को पता है। अवाम को सिर्फ इस वक्त अगर किसी चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई उनका मसला है, तो वो सिर्फ महंगाई है, वो ये हालात हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ अगर ये समझ रहे हैं कि अवाम को अगर मौजूदा हुकूमत से महंगाई की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो अवाम उनके साथ हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस खानदान का जज अरशद वीडियो स्कैंडल में मामला देख लें, इनका किरदार देख लें, क्लैबरी फोर्ट वाला देख लें, इनके सियासी बयानात उठाकर देख लें, तो इन सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि इस खानदान के नज़दीक सच्चाई और अमानतदारी की कोई जो है वो, और ये खानदान अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, ये भी साबित होता है। बहुत शाम की बड़ी खबर के लिए तजिए के लिए इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।